तो मुद्दों की लड़ाई अग्निवीर पर आई। आज बात मुद्दे की अग्निवीर पर। अग्निवीर को लेकर एक बार फिर से चर्चा, शोर, सियासत क्यों हो रही है? दावे और खबरों के भीतर से एक खबर निकल के आ रही है अग्निवीर को लेकर। अब यह खबर कितनी पुख्ता है, इसको लेकर फिलहाल कयास ही लगाए जा रहे हैं। लेकिन अगर खबरों में दम हुआ तो अग्निवीर स्कीम में बड़े बदलाव की तैयारी की खबर है। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। सरकार बनी, नई सरकार बनने के बाद आपको याद होगा जेडीयू ने अग्निवीर योजना को लेकर सबसे पहला सियासी तीर छोड़ा और तब से ही कयास लगाए जा रहे थे कि अग्निवीर योजना को लेकर शायद कुछ बड़ा होने वाला है। अब एक बार फिर से इन चर्चाओं ने बल पकड़ा है। जेडीयू के चेहरे केसी त्यागी ने खुलकर अग्निवीर योजना का जिक्र करते हुए कहा था कि चुनाव में इसकी नाराजगी का असर भी दिखा, जबकि चुनावी मंचों पर बीजेपी ने विपक्ष को इस योजना को लेकर कोसा भी। राहुल गांधी ने खूब इस मुद्दे को मंच से उठाया, कहा कि सरकार में आएंगे तो अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे। जबकि इस पूरे मुद्दे को लेकर सरकार ने स्थिति साफ की कि विपक्ष दुष्प्रचार कर रहा है। अग्निवीर एक बेहतरीन योजना है, मगर अब बात सहयोगियों की आती है, क्योंकि एनडीए के सहयोगी अग्निवीर योजना को लेकर वकालत कर रहे हैं कि इसकी समीक्षा हो। तो ऐसे में सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उस खबर का जिक्र कर लेते हैं। खबर यह कि अग्निवीर स्कीम में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। अब इन खबरों में कितना दम है यह तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर दावे किए जा रहे हैं कि बड़े बदलावों की चर्चा अब शुरू हो चुकी है और रक्षा मंत्रालय ने रिव्यू, समीक्षा का जिक्र करते हुए तीनों सेनाओं को इसको लेकर एक सर्वे किया है। डीएमए तीनों सेनाओं से एक रिपोर्ट मांगी गई है। सरकार के पास कोई औपचारिक प्रस्ताव इसको लेकर नहीं गया है, इस बात की भी चर्चा है। इसमें 4 साल से ज्यादा की सर्विस परमानेंट करने की मांग की गई है। यह सिर्फ अभी खबरें हैं, अब इन खबरों में आधिकारिक तौर पर किसी ने पुष्टि नहीं की है। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या अग्निवीर पर पुनर्विचार हो रहा है? और सेना में सर्वे के जो सवाल हैं वो भी बताते हैं कि मामला अगर सर्वे के स्तर पर है तो फिर इसमें समीक्षा की गुंजाइश ज्यादा हो जाती है। अग्निवीरों ने सेना में शामिल होने का फैसला क्यों किया, यह सवाल सर्वे में पूछा गया। सर्वे में यह बात भी सामने आई कि उन्होंने पहले किस से नौकरी प्रतियोगिता में परीक्षा देने की कोशिश की, आर्मी में शामिल होने के लिए वो कितने उत्साहित हैं, 4 साल के बाद अग्निवीर क्या करना चाहेंगे। ये तमाम पहलू, तमाम सवाल जिसका जिक्र किया जा रहा है। और साथ ही साथ एनडीए के सहयोगी क्या वाकई में इस योजना को लेकर सरकार को मना लेंगे कि आप पुनर्विचार कर रहे हैं तो फैसला पीछे, कदम पीछे कीजिए। क्योंकि इसी योजना को लेकर सरकार कह चुकी है, बीजेपी कह चुकी है कि विपक्ष दुष्प्रचार कर रहा है। तो ऐसे में हंगामा क्यों है, इस बात को भी आपको समझना चाहिए। वो हंगामा इसलिए है क्योंकि 4 साल की नौकरी का इसमें जिक्र है और 4 साल में रिटायरमेंट का भी जिक्र है, और रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, इसका भी जिक्र है। लेकिन आपको
केसी त्यागी का एक बयान जिसका जिक्र हम कर रहे थे वो भी बताते हैं। केसी त्यागी का यह बयान याद होगा आपको, जिसमें उन्होंने कहा था कि अग्निवीर योजना का बहुत विरोध हुआ, अग्निवीर का चुनाव में भी असर दिखा। इसका जिक्र केसी त्यागी ने किया था, कहा था कि दोबारा से समीक्षा हो और नए सिरे से नए तरीके से सोचने की जरूरत है इस योजना को लेकर। यह केसी त्यागी का बयान था। लेकिन अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं और मोदी सरकार के बड़े फैसलों का अगर हम जिक्र करते हैं तो उसमें कई बड़े फैसले बेहिजक बेरोक-टोक मोदी सरकार ने लिए थे पिछले 10 साल में, क्योंकि अब यहां पर आ जाता है जेडीयू का पक्ष। लेकिन यहां 10 साल में मोदी सरकार के बड़े फैसलों का जिक्र भी जरूरी हो जाता है, जिसमें आर्टिकल 370, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर निर्माण, एक देश एक टैक्स, अग्निवीर योजना, वन रैंक वन पेंशन, महिला आरक्षण, सीएए लागू करना। ये तमाम ऐसे बड़े फैसले जिसमें अधिकांश फैसलों पर सरकार ने कोई कदम पीछे नहीं खींचे। अब ऐसे में अग्निवीर योजना जिस पर जिक्र किया जा रहा है कि चुनाव में इसका असर हुआ, तो क्या वाकई में असर हुआ? हरियाणा में देखा गया वोट प्रतिशत कम हुआ, हिमाचल में देखा गया वोट प्रतिशत कम हुआ, इसके साथ साथ देखा गया उत्तराखंड में कि वोट प्रतिशत कम हुआ, और यह भी देखा गया कि यूपी में भी वोट प्रतिशत कम हुआ। तो क्या यह वाकई अग्निवीर योजना का असर था या कहानी कुछ और? तो क्या वाकई सरकार इस पूरे मुद्दे को लेकर समीक्षा कर रही है, जिसका जिक्र खुद जेडीयू कर चुका है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, आपको 2 पुराने बयान सुनाएंगे, यानी कि थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलने की जरूरत है। केसी त्यागी का, जिन्होंने हाल ही में सरकार बनने के तुरंत बाद यह बयान दिया, और दूसरा राहुल गांधी का, जिन्होंने तमाम मंचों पर यह कहा कि सत्ता में आएंगे तो अग्निवीर योजना खत्म कर देंगे। यह बयान सुनिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर में बदल दिया है। मजदूर में बदल दिया है। कहते हैं कि 2 तरीके के शहीद होंगे, एक नॉर्मल जवान या अफसर, उसके परिवार को पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, सारी की सारी सुविधाएं मिलेंगी, और दूसरा गरीब घर का बेटा जिसको अग्निवीर नाम दिया है, इस अग्निवीर को ना शहीद का दर्जा मिलेगा, ना पेंशन मिलेगी, ना कोई सुविधा मिलेगी, ना कैंटीन मिलेगी। यह योजना नरेंद्र मोदी की योजना है, यह सेना की योजना नहीं है। सेना इसे नहीं चाहती है, यह पीएमओ से योजना बनाई गई है। तो मैं पहली बात आपको कहना चाहता हूं, इंडिया की सरकार आएगी, अग्निवीर योजना को उठाकर हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने। तो मुद्दों की लड़ाई अग्निवीर पर आई। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो चारों मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। प्रदीप बैस साहब बीजेपी के युवा चेहरे हैं, राज शर्मा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के आक्रामक चेहरे हैं, निपुण जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा राजनीतिक विश्लेषक हैं, और साथ ही साथ राजीव रंजन जी जेडीयू के चेहरे हैं, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, और कुछ ही देर में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। तो प्रदीप जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप जी, क्या वाकई में सरकार अग्निवीर योजना को लेकर पुनर्विचार कर रही है?
नमस्कार साहब, देखिए अभी क्या है कि जैसे कि एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन उठाया गया था और ये इससे लगे कि अभी भी उसका जो है एक सर्वसम्मति से सोल्यूशन निकल गया। सर्वसम्मति से कहने का तात्पर्य जो उसके एंड रिसीवर है उनके लिए, तो अभी ऐसा नहीं हुआ है कि 4 साल पूरे हो गए कोई रिटायरमेंट करके निकलने लगा है। जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट थे वो अभी सर्विंग है और शॉर्ट सर्विस कमीशन की तरफ से यहाँ पे भी एक ऑप्शन है कि इसको एक्सटेंड किया। प्रदीप जी, मेरा सवाल शायद आपने सुना नहीं। मैंने कहा कि क्या वाकई में पुनर्विचार हो रहा है अग्निवीर योजना को लेकर? राज जी, जब भी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ प्रदीप जी, बहुत धीमी आ रही है लेकिन आ रही है। अगर आप फोन पास ले आएंगे तो आपकी ऑडियो और ज्यादा क्लियर आएगी। प्रदीप जी रखिए अपनी बात। प्रदीप जी, मैं दोबारा आपको कनेक्ट करवा रहा हूं। ये राजीव जी जी, तीर निशाने पर लगा? नहीं, हमारा तो हम तो जनता से जुड़े मुद्दों पर मुखर रहे ही हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार जी हमेशा जनता के मुद्दों पर मुखर रहे और युवाओं के अंदर आक्रोश देखा गया पूरे भारत में। अग्निवीर योजना से कोई संतुष्ट नहीं था, मजबूरी में कुछ लोग इसमें गए, नौकरी नहीं थी, लेकिन ये योजना परिपूर्ण नहीं है। इस योजना की समीक्षा की भरपूर जरूरत है। आपको लगता है कि सरकार कदम पीछे खींचेगी? कदम पीछे खींचने की बात, हम तो सरकार के अंग हैं, हम कैसे बोले सरकार पीछे खींचेगी? लेकिन इसकी समीक्षा और सुधार की आवश्यकता तो है। नहीं तो किस तरह का सुधार चाहते हैं आप? सुधार इसमें कई बदलाव हो सकते हैं, जैसे कि जैसे मैं बताता हूं, पूरे भारत में ऐसा कानून क्यों नहीं भारत सरकार बना देती है कि जितने भी थानों में सिपाही की बहाली होगी वो 8 साल सेना को सर्व करे और चला जाए वहां पे, वो अनुशासन में भी रहेगा, उसकी अच्छी जो ट्रेनिंग होगी वो अनुशासन में भी रहेगा, उसकी पूरी नौकरी भी हो जाएगी, 8 साल सेना में काम करे, बाकी 22 साल वो सर्व करे अपने स्टेट में जाकर के। आखिर पुलिस की बहाली तो होती ही है, तो रास्ते हो सकते हैं, रास्ते निकाले जा सकते हैं। मैंने आपसे पूछा कि अगर सरकार कदम पीछे नहीं खींचेगी तो क्या करेंगे? नहीं, सरकार कदम, जब जनता से जुड़ी योजना है तो सरकार क्यों नहीं समीक्षा करेगी? कई बार भारत की सरकार किसान के मुद्दे पर गई तो वहां भी पीछे हटी, जब लगा कि मुद्दा बदलना है या मुद्दा जनता से जुड़ा हुआ है। तो मुद्दा बदलना कोई सरकार की कमजोरी नहीं है, यह मुद्दा की समीक्षा करना सरकार की कमजोरी नहीं है, जी बल्कि यह सरकार के पक्ष की बात। सुन रहे हैं आपके सहयोगी क्या कह रहे हैं? मोदी सरकार एक संवेदनशील सरकार है, मोदी सरकार एक संवेदनशील सरकार है, जनता के संवेदना से जुड़ी रहती है। मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जब भी गठबंधन अंदर रहती है तो गठबंधन का जो परंपरा है उसको निभा के आई है, कोई ऐसी नहीं है। जब हम किसानों आप गठबंधन की मजबूरी बता रहे हैं प्रदीप जी, ये गठबंधन की मजबूरी है क्योंकि ये राष्ट्रभक्त, राष्ट्रवाद और राष्ट्रनीति का जिक्र आप लोग करते हैं, तो गठबंधन के आगे झुक जाएंगे जब राष्ट्र की बात आएगी तो? सर ये मजबूरी नहीं है, ये गठबंधन धर्म भी कहा जा सकता है, शब्दों का फेर है, हम इसे धर्म निभाना कहते हैं। फिर वो राष्ट्र निर्माण जिसका जिक्र करके हुआ आप इस योजना को लेकर आए थे? सर हम अच्छी नियति से तो किसानों के लिए भी योजनाएं लेकर के आए थे, हाँ, लेकिन समय की पुकार के हिसाब से उसको वापस लिया गया। और देखिए अपने निर्णयों को पुनर्विचार करने में कोई बुराई नहीं, हम इतने एरोगेंट है इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी। तो ये पुनर्विचार की जो सोच है, नजरिया है, ये ठीक चुनाव के बाद ही क्यों आया? परिस्थितियां जिस प्रकार से होती हैं और देश के दायित्व के लिए, सरकार के स्मूथ रनिंग के लिए अगर आपको अपने विचारों पे पुनर्विचार करना पड़े तो उसमें बुराई क्या है? तो यानी पुनर्विचार करके कदम पीछे खींच सकती है सरकार? सर आप एक बात बताइए, जब किसान आंदोलन हुआ कितनी शक्तियां उसको जो है डिलील करने में लगी रही, लेकिन मोदी जी ने जिस प्रकार का निर्णय लिए क्या वो देश हित में नहीं थे? आप बताइए। उसी किसान आंदोलन जिसमें आपने खालिस्तानी
और पैसे लेकर लोगों के बैठने का आरोप लगाया, उसमें 700 जाने का जिक्र विपक्ष ने किया, सत्य भी स्थापित हुआ और फिर उसके बाद आपने कदम पीछे खींचे माफी मांगते हुए। तो अभी चावला साहब एक बात बताइए, जो आरोप लगे थे क्या वो ऐसे थे कि निराधार थे? कितनी सारी घटनाएं हुई उसके बाद से क्या तो फिर आपने माफी किससे मांगी थी? माफी तो मोदी जी ने संपूर्ण भारत की जनता से मांगी थी। तो वो किसान आंदोलन के दौरान आपने तीनों कानून वापस लिए थे ना? जी ये तो सार्वभौमिक सत्य है। ठीक ठीक। राज शर्मा जी वो कह रहे हैं कि सरकार अगर पुनर्विचार करे तो इसमें गुरेज क्या है? गुरेज तो कुछ भी नहीं है। आपने दुष्प्रचार किया चुनाव के दौरान? अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि दुष्प्रचार किया या प्रचार किया, हम विपक्ष नहीं होते, प्रतिपक्ष होते। शायद बीजेपी के नेता को ये शायद यही नहीं पता। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, मुझे टाइम दीजिएगा, मैं सही। आज भागवत जी की बातें बहुत रास आ रही है आपको? नहीं, भागवत जी देखो, एक और हमें उस हर व्यक्ति की बात रास आएगी जो देश के प्रति वफादार होगा। अगर मोदी जी भी देश के प्रति वफादार जिस दिन बन जाएंगे, मैं दावे के संग कहता हूं, मेरा राजनायक नेता आदरणीय राहुल गांधी जी भी उनके संग चलने लगेंगे। मगर वो देश के प्रति अंदर गद्दार हैं, इसलिए वो उनके संग नहीं चलेंगे। चलिए अब मैं आपको जवाब देता हूं, अग्निवीर की बात बताऊंगा, क्योंकि मैं आर्मी को बहुत अंदर तक जानता हूं, उसका एक भाग हूं। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति 40,000 में काम कर रहा है, उसी के बगल में एक व्यक्ति जो उसी तरह सिलेक्शन होके आया वो 78,000 में काम कर रहा है। जैसे कि मैं आपसे कह दूं, आप मीडिया के बहुत अच्छे व्यक्ति, वॉइस इंडिया, आपको हर कोई पसंद करता है, आप क्योंकि बायस नहीं होते हो। लेकिन अगर मीडिया वीर पैदा कर दिया जाए कि उसे कुछ भी नहीं दिया जाएगा, थोड़ा सा दिया जाएगा, वो अपनी बात कह के 4 साल बाद तो उसकी अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाएगी। जैसे कि मैं SBI बैंक में जाता हूं, मैं काउंटर स्लिप नहीं भरता क्योंकि मुझे पता है यहां का व्यक्ति सही होगा। मैं किसी प्राइवेट बैंक में नहीं जाता हूं। अब एक बात बताना चाहता हूं, इस सरकार में क्या गलती हुई, मैं उस पे ही केंद्रीय बिंदु होना चाहता हूं। 2014 में इनकी सरकार आई, मुझे इसमें कहने में कोई भी गुरेज नहीं है कि हो सकता है कुछ नीति हमारे लोगों को पसंद नहीं आई होगी, जनता को, UPA 1 और UPA 2 की, उन्होंने इनको सिलेक्शन कर दिया। अब इनके पास जब इनको सिलेक्शन कर दिया गया तो इनके पास पुराना रिलाप रोने का कारण कोई नहीं था, इन्हें वहीं चलना चाहिए था। आज आप एक बात बता दूं, आपको बताऊंगा, अमरोहा से लेके बिजनौर तक, बिजनौर से लेके नेरोड तक और नजीबाबाद तक, हरिद्वार तक और उत्तराखंड पूरा तक लड़के दौड़ते हैं नंगे पांव। लेकिन बहुत बड़ी बात होती है, उस घर का लड़का दौड़ रहा होता है जिस घर का पिताजी 32 साल नौकरी के बाद 35,000 पेंशन पा रहा होता है और उसका नाबालिग लड़का भर्ती हो जाता है और वो बिना पेंशन के आ जाता है। आपको लगता है कि सरकार पुनर्विचार करने के बाद कदम पीछे खींचेगी या नीतीश कुमार ऐसा करवा सकते हैं, आपको लगता है? मुझे लगता तो नहीं, मगर उन्हें कराना चाहिए। और एक और बात बताऊंगा, आपको क्यों नहीं लगता? मैं भावुक होकर बात कहना चाहता हूं, देश में राजनीति करिए, आप बहुत राजनीति करिए, अपने घर को बढ़ाइए, अपने बच्चों को बढ़ाइए, लेकिन उसके संग इस देश के नागरिक को बढ़ाइए, इस देश के नागरिक को प्रजा मत बनाइए। और भाई एक बात कहना चाहता हूं, आप एक तरफ वो सरकार बनने के तुरंत बाद ये एक मांग रख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो नहीं करवा पाएंगे, आपको ऐसा संदेह है, क्यों? एक्चुअली क्या है, मोदी जी भी रिलायबल नहीं है, मोदी जी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। वो सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं। बात यहाँ JDU की कर रहा हूं सर मैं। हाँ, करना किसको है? JDU तो नहीं कर सकती, करना तो मोदी जी को। सहयोगी दल तो है वो। अरे फिर एक और बात है, आप बैठे हो, मैं बैठा हूं, मैं भी तो आपका सहयोगी हूं। हाँ। क्वेश्चन तो मैं आपसे नहीं बुलवा सकता, पूछना तो आपको अपनी मर्जी से। हाँ। मैं एक बात कहना चाहता हूं, बस भाई एक और बात बताऊं, मैं इनसे कहता हूं अग्निवीर को खत्म करो। जैसे फौज चल रही थी
वैसे भर्ती करो। और एक और बात, आने वाले देश के भविष्य की नीट के द्वारा बर्बाद मत करना। मैं बात कहता हूं। ठीक, राज जी मैं आपकी बात एक मिनट मैं जरा निपुण जी के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले राजीव जी, जो बात राज जी कह रहे हैं वो करवा नहीं पाएंगे नीतीश जी, इतना आसान नहीं है। राज जी को शायद पता नहीं है, जो कि बिहार में हमने जातीय जनगणना करके दिखाया है, भारत में किसी ने नहीं किया। हम बीजेपी के भी साथ थे, तभी बीजेपी हमारे साथ उस मुद्दे पर थी, और जब हम कुछ दिन रहे आरजेडी कांग्रेस के साथ, वो लोग भी हमारे साथ थे, और जातीय जनगणना करा करके लागू करके और सारा कुछ उसमें करके हमने दिखाया। तो राज जी समझ लीजिए, मैं 2 सेकंड का जवाब व्यक्ति है कि जिस मुद्दे पर चलते हैं वो मुद्दे को छोड़ते नहीं है। समय के साथ जवाब हो सकता है जल्दी से राज जी, लेकिन मुद्दे को भाई मेरा जवाब सुन लो। मैंने एक और बात कही थी, यहाँ पे नीतीश जी ड्राइविंग सीट पे नहीं है, बिहार पे नीतीश जी ड्राइविंग सीट पे थी। मैंने यहाँ पे क्या कहा, वो कह सकते हैं, करना तो मोदी जी को है, वहां पे कह कुछ भी दे, करना नीतीश जी को दिया। बात को समझा करो जेडीयू मेरे भाई, देश को बर्बाद नहीं होने देना है। मोदी जी एक संवेदनशील व्यक्ति है, तब से मोदी जी एक संवेदनशील व्यक्ति है। एक और बात जो बात समझ में आती है कि एक जनता के संवेदना से जुड़ा हुआ है, तो मोदी जी भी उसके लिए आगे पीछे होते हैं। बस आप सुन लो, ये बताओ मोदी जी कब कब हुए संवेदनशील? जब आप आरजेडी के संग थे वो असंवेदनशील हो गए, फिर आप मोदी जी के पास चले गए, वो संवेदनशील हो गए। जब राज शर्मा की तरफ आप आ जाओगे तो तिलक चावला जी असंवेदनशील हो जाएंगे, और जब आप तिलक चावला जी की तरफ चल जाओ तो राज असंवेदनशील हो जाएंगे। ये दोहरी मापदंड करना बंद करो। एक और बात, नीतीश जी बहुत अच्छे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन देश अब ये एक ऐसा समय है कि ऐसा ना हो, मैं अभी भी कहता था कि पलटू राम नीतीश जी नहीं है, पलटू राम मोदी जी हैं मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री। मगर ऐसा ना हो, देश की बर्बादी और देश के युवाओं की बर्बादी में अगर मोदी जी का नाम होगा तो उनका साथ देने में नीतीश जी का नाम ना हो। ये मेरी गुजारिश है आपसे। हमारी पार्टी तो पहले भी बोल रही है, आज भी बोल रही है कि अग्निवीर पर समीक्षा होनी चाहिए। इस योजना से जनता में नाराजगी है, युवाओं में नाराजगी है। समीक्षा नहीं, अग्निवीर खत्म होना चाहिए। समीक्षा नहीं, समीक्षा क्या होती है? कार्यक्रम बने हैं, आप आर्मी को सुधार प्राइवेटाइजेशन कंपनी मत बनाओ, आप आर्मी को सिक्योरिटी गार्ड का एनजीओ मत बनाओ। समीक्षा क्या होती है? करना होगा, सारे दलों की सहमति होगी तो खत्म भी होगा, लेकिन खत्म भी नहीं होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। आपको आने वाली जनता बिहार की क्या माफ नहीं करेगी, याद रखना। खत्म भी मत करें, तो खत्म होगा। अपने नेताजी से कहो कि जिस तरह वो गले मिला रहे, एक बार और बड़ा तो अच्छा लगता कि मोदी जी कहते कि नीतीश जी के कारण ये मेरे पास आए, मुझे प्रधानमंत्री बनाने में इनका तो योगदान है, मेरे रिकॉर्ड बनाने को इनका योगदान है, मैं अग्निवीर व्यवस्था खत्म करता हूं। और मेरी पार्टी की एक मांग है, जो अग्निवार में भर्ती हुए उन्हें रेगुलर 100% कर दो। बस आप इंतजार कीजिए, नीतीश कुमार जी के कहने की भाषा अपनी है, और इस देश में नीतीश कुमार जी ने जो किया है वो अभी तक किसी ने किया नहीं है, किसी राज्य ने। कोई कांग्रेस पार्टी की सरकार ने की? अरे पार्टी की बात नहीं हो रही है भाई, यह पार्टी की बात क्या हो रही है? यह व्यक्तिगत भी जो बात रहा हूं, पार्टी क्या होती है? हमारी पार्टी ने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया है। देश के सरकार बनी है तो हमारी पार्टी ने मुद्दा को उठाया। नहीं राजीव जी किसने मुद्दा उठाया? वैसे तो राजीव जी देखिए, हर मंच पर तो राहुल गांधी कह रहे थे ना अग्निवीर योजना को लेकर, लेकिन सरकार के पार्ट होने के बाद सबसे पहले हमने उठाया। राहुल गांधी जी कह रहे थे, अच्छी बात है, लेकिन जब अलायंस पार्टनर में सबसे पहले हमारे नेता ने उठाया है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने उसको कहा है। इसका मतलब है कि हम इस मुद्दे के लिए, युवाओं का जो मुद्दा है, इसके लिए संवेदनशील है। लेकिन राज्य को संदेह है, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग नहीं करवा पाओगे। नहीं, करवा लेंगे आप, निश्चित रहिए। समय देखिए आप, निश्चित रूप से ये योजना पर मोदी जी
देश की संवेदना, युवाओं की संवेदना ठीक, से निपुण जी, जुड़ेंगे। निपुण जी, ये सियासत हो रही है अग्निवीर पर, या वाकई में जिस तरह से जो सत्ता पक्ष कह रहा था कि विपक्ष ने यह दुष्प्रचार किया, और हार की समीक्षा में एक वजह है कि ये भी आ रही है? देखिए तिलक जी, मामला जब सेना का आता है तो बड़ा संवेदनशील मामला होता है। बिल्कुल। और अग्निवीर को अगर हम बहुत ध्यान से देखते हैं, इस योजना को हम बहुत ध्यान से देखते हैं, तो मुझे इसमें कोई इतनी बड़ी खामी नजर नहीं आती जितना इसका दुष्प्रचार या जितना इसका नेगेटिविटी फैलाई जा रही, प्रचार किया जा रहा है। अभी जो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि ये योजना समाप्त होनी चाहिए। देखिए, सरकार कोई भी नीति बनाती है तो उसका मूल्यांकन होना ये एक जनरल प्रोसीजर है, ये लोक नीति निर्माण की प्रक्रिया माना जाता है। बिल्कुल। और जैसे कि आपने कहा कि सूत्रों के हवाले से खबर आई है, मैं मानता हूं अगर खबर ना भी आती तब भी सरकार इस पर क्या करती, समीक्षा करती, तो समीक्षा होनी भी चाहिए। और दूसरी बात, जब ये कहते हैं अग्निपथ को, अग्निवीर को लेकर मेरा एक मूलभूत प्रश्न है। मैं ये कहता हूं कि क्या गरीब के बेटे को, एक किसान के बेटे को हक नहीं है कि वो 4 साल के बाद नौकरी करने के बाद, देश की सेवा अच्छे से करने के बाद, एक 12 लाख रुपए का अमाउंट, एक हैंडसम अमाउंट लेने के बाद अपना कोई रोजगार करे, खुद एंटरप्रेन्योर बने, वो नेता बने? राहुल गांधी ही क्यों कांग्रेस के नेता बनेंगे? वही क्यों कांग्रेस की पार्टी चलाएंगे? कांग्रेस की पार्टी के लिए कोई युवा क्यों नहीं बन सकता? युवा अध्यक्ष क्यों नहीं बन सकता? प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक? राज शर्मा जी सुन लीजिए, आप लोकतंत्र की रक्षा की बात करते हैं, सुनिए, लड़िए मत, चिल्लाइए मत, आप सजा चिल्लाना आता है मुझको भी, सुनिए बात को, सुन लीजिए। लोकतंत्र में अगर आपको बोलने का अधिकार है ना, तो मुझको ही बोलने का अधिकार है। बर्बादी पे बर्बाद करने के लिए ये राजतंत्र नहीं है। दरबारी बनना है तो जाकर कहाँ बनो? सोनिया गांधी के दरबार में बनो, दरबारी बन जाओ, बोलने का अधिकार मुझको भी है। डेमोक्रेसी में मुझे बोलने का अधिकार है। अपनी बात रखिए, मैं अपनी बात रखूंगा। राजतंत्र नहीं है। क्या तिलक जी इस प्रकार से बदतमीज आदमी को बुलाते हैं? आप कैसे बोल रहे हैं? मेरे नेता को राजनीतिक मुद्दे पर आइए। राजनीतिक जी एक मिनट रुकिए, राजनीतिक जी एक मिनट रुकिए। आप दोनों का ऑडियो नीचे करिए, आप दोनों का ऑडियो नीचे करिए। एक मिनट, राजी निपुण जी, आप दोनों बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप दोनों सम्मानित हैं, तर्कों के साथ अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। अपना संयम मत खोइए, आप दोनों से मेरी गुजारिश है। राज जी प्लीज एक एक करके अपनी बात रखिए। अगर आपको आपत्ति, मैं आपके पास आऊंगा। एक मिनट रुकिए, पहले निपुण जी अपनी बात पूरी करेंगे। अब निपुण जी का ऑडियो उठाइए। तिलक जी, मैं बहुत शांति से सुन रहा था, और लोकतंत्र की पहली शर्त है कि सबको अपनी बात रखने का, अपनी राय को रखने का अधिकार। व्यक्तिगत मत जाइए निपुण जी। नहीं, इन्होंने बोलना शुरू किया तब मुझे बोलना पड़ा। अगर ये बीच में ना बोलेंगे मुझे क्या जरूरत है? अगली बात को रखूंगा। ये बीच में मुझे टोकेंगे तो फिर मैं भी अग्रेशन आएगा, नेचुरल है। ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस का एक अधिकार है अग्रेशन दिखाने का, हम जैसे राजनीतिक मुद्दे पर आइए सर अग्निवीर। हाँ, मैं मुद्दों पे आता हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ तिलक जी, मेरा मानना ये है, मैं भी एक किसान परिवार से हूँ, एक गांव से बिलोंग करता हूँ बेसिकली, और मैं बहुत समय से इन्हीं परीक्षाओं से जुड़ा हुआ हूँ। मैं ये कहता हूँ कि क्या एक किसान के बेटे को, एक गरीब के बेटे को सांसद, विधायक बनने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? वो देश की सेवा कर कर आए, एंटरप्रेन्योर बने, वो पॉलिटिशियन बने, वो अन्य और क्षेत्रों में जाए। 25% युवा को तो सेना में रखा जा रहा है, पेंशन क्यों दी जाए? वो खुद एंटरप्रेन्योर बनेगा। और पेंशन देने की बात अगर करेंगे, आपको इनको जानकारी ये नहीं है कि हमारे पास दुनिया की 3rd नंबर की मिलिट्री है, जिसके पास इतना बर्डन है, लेकिन आधुनिक वेपन, जो मॉडर्नाइज वेपन चाहिए, वो आज हमारे पास में नहीं है। अगर हम सेना के बजट को तो कम करते हैं और हमको डिफेंस सेक्टर में वेपन खरीदते हैं, हथियार खरीदते हैं, अपने सोल्जर को आधुनिक वेपन से लैस करते हैं, तो वो सोल्जर की, उसकी शहीद होने की गुंजाइश कम होती है। इनके सोल्जर के पास में इतने मॉडर्न वेपन है, अगर हमारी फाइट हो जाए तो दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। ये कहते हैं कि वही पुरानी 47 लेके कूदे। दूसरी बात तिलक जी, मैं बस एक लास्ट बात बोल दूं। दूसरी बात, सरकार समीक्षा कर रही है। अगर सरकार को ऐसा लगेगा, मिलिट्री ऐसी रिपोर्ट देगी कि भाई इसमें कुछ खामियां हैं, उसको दुरुस्त किया जाए। इसमें खत्म करने की बात कहां से आती है? और ये तो पूरा मिलिट्री रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं, इसको लेकर क्या विचार है आपके?
नहीं, देखिए मैं ये कहता हूं, पेंशन की बात जब आती है तो पेंशन का भारत सरकार के ऊपर एक अतिरिक्त वित्त बढ़ यानी बोझ शहीद बढ़ता है। होने के बाद शहीद का दर्जा नहीं, इस पर क्या विचार है आपका? ये शहीद होने पर शहीद का दर्जा होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं तो ठीक, कहता अब हूं राज जी कि अपनी बात रखेंगे, फिर मैं राजीव जी और प्रदीप जी आप दोनों के पास आऊंगा। बोलिए अब राज जी। हाँ, मैं नुपुर भाई एक बात चाहता हूं, बस मुझे एक शब्द बता दिए आप करते क्या हैं, फिर मैं जवाब दूंगा प्लीज। क्या क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलिएगा। मतलब आप प्रोफेशनल वाइज क्या हो प्लीज? मैं अध्यापक हूँ राजीव, मैं अध्यापक हो, शर्म आती है मुझे, मेरी वाइफ अध्यापक है, मेरी माँ अध्यापक थी, मेरा बाप आर्मी का ऑफिसर था। अध्यापक ऐसी बात करता है? आप पेंशन पा रहे हो, बोल दीजिए आपकी उम्र को देख के मैं दावे के अब सुन लो यार, मुझे पता है ना, आप मुझे आपको पेंशन मिल रही इसलिए गद्दार हो गए, मुद्दे में बोलिए, आप गद्दार हो गए हो। नहीं, गलत बात को बोलिए, पेंशन के खिलाफ मत बोलना कभी, और याद रखना आप, मुझे तो उम्मीद है आप रोकेंगे बोलने से, आप बोलने से रोकेंगे मुझे। अरे यार रोकने का मतलब रोकने का मतलब दिखाएंगे आप कितने गंदे इंसान हैं। नेहरू जी से लेंगे, इंदिरा जी से लेंगे, राजीव से लेकर प्रेजेंट में आपने हमेशा बोलने की आवाज को दबाया है, आपने गरीबों की आवाज को दबाया है, आरबी की वजह से जी रहे हो, आप गिरे हो ना। इंदिरा गांधी जी 10,000 आदमी, जब आपने 10,000 आदमी हम बोलेंगे जो अधिकार जीता है तो इसलिए जीता है कि वहां पे एक मेरा सैनिक टंकर में -30 डिग्री में रहता है। आपको ये कहने से पहले कि आर्मी की पेंशन बंद होनी चाहिए, मर जाते तो अच्छा होता। आपको ही बोलने का आप मर जाओ, अगर आप चाहते हो कि अग्निवीर के कारण पेंशन की बचत होती है, मर जाओ। राजी, ये मुद्दे की बात है, मत जाओ, मत बोलिए, आपसे ज्यादा बोलूंगा मैं। राजी, ये मुद्दे की बात है, आप लोग मुद्दे की बात कर रहे हैं। एक टीचर बोल रहा है, तो आप बोल रहे हैं क्या ये कांग्रेस का पेंशन पा रहे हो? बुद्धिहीन व्यक्ति, आप सबकी जोड़ेगा आपकी। एक मिनट प्रदीप जी, अगर पेंशन बाहर है तो आप अपनी पेंशन को मत बोलिए, जैसे आप बोल रहे हैं बात रखिए, आप अपना पॉइंट रखिए। गलत क्यों बोलते हो? राज्य मुद्दे पे बात रखिए ना सर, आप एक मिनट प्लीज। आप तय करेंगे राज्य क्या गलत क्या सही, आप तो बोल रहे थे, आपने मुद्दों की बात बोली, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि राज्य आप कहाँ उनसे व्यक्तिगत उलझ रहे हैं कि भाई आप कौन सा प्रोफेशन है आपका? नहीं, मुझे बहुत बुरा लगा ना कि मतलब पेंशन बाहर है, आप पेंशन पाओगे, इनकी उम्र के हिसाब से लगता है ये पेंशन पाएंगे। आप प्रदीप जी और राजीव रहेंगे प्लीज, एक मिनट। राजीव जी, लाइव में कमेंट आया कि बोले कि पलटने का आपका इतिहास रहा है, अगर आपकी डिमांड पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे? नहीं, हमारा कोई डिमांड नहीं है, ये देश के युवाओं का डिमांड है, जिसको हमने आवाज दिया है। ये देश के युवाओं का आवाज है, और चुनाव के दरमियान जब हम लोग घूम रहे थे तो ये बात सामने आई है, तो ये हम लोगों ने सुझाव दिया है, और आदरणीय मोदी जी ने इस सुझाव पर काम करना शुरू कर दिया है। हम तो बार बार कह रहे हैं कि मोदी जी एक संवेदनशील व्यक्ति हैं, देश के सफलतम प्रधानमंत्री हैं, अच्छे अच्छे काम हुए हैं 10 साल में, तो इसमें कोई गलत बात क्या है? और मोदी जी जैसा व्यक्ति कई कालखाने में पैदा होता है, इतना बड़ा महामानव इस देश का, जिसने बड़े बड़े काम किए, देश का नाम पूरे दुनिया में आज रोशन है, और बड़ी बड़ी योजनाएं बनी। ये मुस्लिम आरक्षण को लेकर आपका क्या स्टैंड है? जी, मुस्लिम आरक्षण को लेकर धर्म का आधार आरक्षण का कोई व्यवस्था ही संविधान में नहीं है, और वो संविधान जो संविधान लिखा है, टीडीपी तो मुस्लिम आरक्षण की वकालत कर रही थी। अब ये टीडीपी जाने। अच्छा, आप लोगों का कोई स्टैंड नहीं है? नहीं, हमारा संविधान के साथ है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखा है हम उसके साथ अक्षरता खड़े हैं। तो बाबा साहब ने कहा धर्म के आधार पर आरक्षण रखा, तो हम जो बाबा साहब ने आपने कभी मुस्लिम आरक्षण की वकालत नहीं की? कभी नहीं, कभी नहीं की। हमारे यहाँ तो 75% आरक्षण लागू है, जो दलित है, जो पिछड़े हैं, जो अति पिछड़े हैं, मुस्लिम, उनको तो मिल रहा आरक्षण, मिल ही रहा आरक्षण। और ट्रिपल तलाक को लेकर आपका क्या स्टैंड है? धर्म के आधार पर कोई आरक्षण का मतलब ही नहीं है।
ट्रिपल तलाक को लेकर आपका क्या स्टैंड है? तो देश का कानून बन चुका है, अब हमारे मानने न मानने का क्या है? जो देश का कानून बन चुका है, अब हमारे मानने न मानने कोई जगह नहीं उसमें। यानी कुल मिला के आपका यह मानना है कि बीजेपी की जो सीटें कम हुई हैं उसके पीछे अग्निवीर योजना का बहुत बड़ा हाथ है? नहीं भाई, मेरा ये नहीं, युवाओं के अंदर आक्रोश था। जब हम लोग चुनाव में घूम रहे थे तो युवाओं के अंदर अग्निवीर योजना के प्रति आक्रोश देखने में आया, जिसकी आवाज हमारे नेता ने लगाई। ठीक, प्रदीप जी, भाई सरकार, जो बात राजीव जी कह रहे हैं उसमें बहुत हद तक दम तो है। उदाहरण के तौर पर एक आंकड़ा हमने देखा, अग्निवीर योजना खास तौर पर हरियाणा, उदाहरण के तौर पर 2019 में 10 सीटें आपके पास थी, आपका वोट प्रतिशत 58% के आसपास था। 2024 में यह घटकर 46% हो गया और सीट बची महज 5, यानी कि 5 सीटें गई। हिमाचल 4 की 4 सीटें आपने 19 में जीती, 24 में भी जीती, लेकिन जहां 70% आपको वोट मिला था वो वोट फीसदी रह गया सिर्फ 56%। ऐसे ही अगर उत्तराखंड देखूं तो 2019 और 24 में आपको 5-5 सीटें तो मिली, लेकिन जहां 62% वोट था वहां बच गया 57% वोट। और ऐसे ही उत्तर प्रदेश में 2019 में 62 सीटें आपको मिली, 50% वोट मिला, 2024 में 33 सीटें बची और 41% वोट रह गया। तो नुकसान तो हुआ ना प्रदीप जी, राजनीति की सही। चलो सर, देखिए निश्चित तौर पर आपने जो आंकड़े बताए, हर राजनीतिक दल इन आंकड़ों को जब समझता है, पहचानता है तो उसकी तरफ से आगे की रणनीति बनाता है। लेकिन ये तो हो गई व्यक्तिगत बात किसी पार्टी के वाइज से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसीलिए जानी जाती है कि वो राष्ट्र को प्रथम रखती है। आपने शुरू में 3 कानूनों का जिक्र किया, तो देखिए ये सर फोन अगर पास ले आएंगे प्रदीप जी अच्छा लगेगा, फोन प्लीज पास ले आइए। एक बार आपका चर्चा फिर से दोहराइए सर, मैंने कहा फोन पास ले आइए, आपका ऑडियो परफेक्ट आएगा। प्रदीप जी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया, प्लीज कनेक्ट कराइए दोबारा से। नहीं कनेक्टेड है सर। जी, अब आपका ऑडियो आ रहा है सर, ऑडियो आप बोलिए अपनी बात। मैं राष्ट्र की बात कर रहे थे आप कुछ। जी, मैं बता रहा हूं कि देखिए, हमारी पार्टी बहुत पहले से कहती चली आई और आज भी और आने वाले समय में भी हम राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र सर्वोपरि रखते हैं। तो देखिए क्या होता है कि आकलन होता है, कोई बात व्यक्ति जो है सच्ची नियत से शुरू होता है, जब उसके रिजल्ट आते हैं और एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं होते तो उस पर विचार होता है, उसको बदला जा सकता है, उसको जो है परिवर्तित किया जा सकता है। राजनीति यही कहती है कि राष्ट्र की प्रगति में जो बाधाएं आती हैं उसको दूर किया जाना चाहिए, भले ही हमको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़े, हमारी पुराने विचार कभी अगर शिथिल पड़ जाते हैं तो उनको बदल दिया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि हम एरोगेंट नहीं रहे हैं, हम सबसे ज्यादा समय तक शासन नहीं किए हैं, लेकिन हम इस प्रकार के नहीं है कि हम अगर अपनी बातें निकल जाए तो उसको बदलने की कुवत न रखते हो। किसान आंदोलन के वक्त क्या हुआ था? नहीं, पूरी चर्चा चल रही थी किसान आंदोलन के वक्त, तो यही हुआ था, तभी तो तीनों के वो कानून वापस लिए गए। कितने वक्त तक किसान आंदोलन हुआ? सर, अगर आप किसान आंदोलन के डीप में जाएंगे तो मेरे पास और भी बहुत सारे लॉजिक हैं जिनको कि मैं यहाँ कह सकता हूँ। हम अभी आगे देखने वाली बात करते हैं। आज आप देख लीजिए कि कहां से कौन कौन लोग जीत करके आए हैं और कितनी फंडिंग और कहां से क्या आ रही है। इस पे कोई और अलग दिन प्रोग्राम रखिएगा। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर आप किसी और दिन रखें कि ये फार्मर्स की फंडिंग है या जो किसान आंदोलन चल रहा था उसके मूल में क्या था, तो मैं डाटा के साथ आपके पास आ सकता हूं। नहीं तो आप बताइए ना क्या था किसान आंदोलन के मूल में? नहीं, किसान आंदोलन हुआ, उसको मोदी जी ने कानून बनाया, उसको वापस लिया सरकार के एंड पे। आप इस पे और ज्यादा क्या क्लेरिफिकेशन किया जा सकता है? नहीं, आप कह रहे हो ना कि मैं बता सकता हूं क्या था किसान आंदोलन के मूल में, तो बताइए क्या था? नहीं, किसान आंदोलन के मूल में आप बताइए, क्या भारत को किसानों का देश कहा जाता है? केवल 3 ही राज्य में या तो एक ही राज्य में किसान रहते हैं क्या? आप बताइए मुझे। ऐसा तो नहीं है ना कि केवल 3 ही राज्यों में किसान रहते हो। और बहुत समय तक ये पढ़ाया गया कि गेहूं एक पर्टिकुलर राज्य से सबसे ज्यादा होता है। अगर छोटी सी भी कॉमन सेंस लगाई जाए तो पता लगेगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाले गेहूं है इस देश में। तो तथ्यों का अरोड़ मरोड़ 6 लाख किसान जो है, तो ये कौन था? ये बॉर्डर पर जो बैठे हुए थे वो कौन थे? अब सर देखिए, आप पत्रकार हैं, आप खोज के निकालिए, खोजी पत्रकार को अपने नहीं, आप बता रहे हो ना कि मैं मूल में ना किसान आंदोलन के मूल में जाने की बात आप कर रहे थे, मैं नहीं कर रहा था। चावला साहब, जिस दिन आप उस पर चर्चा करेंगे उस दिन मैं तैयारी से आऊंगा, बाकी सारे कार्यक्रम छोड़ दूंगा, लेकिन उस दिन मैं जरूर सबसे ज्यादा चर्चा हमने की है।
नहीं तो एक बार और कर लीजिए ना, मैं तथ्यों के साथ आऊंगा। तो आज फिर तैयारी कर के रहा हूं साथ सर, आऊंगा। वक्त है मेरे पास। आज मुद्दे की बात नहीं, मैं मुद्दे की बात ही कर रहा हूं। आप किसान आज आंदोलन मुद्दे का की बात कर लेते हैं। आपने पूछा किसान आंदोलन था, मोदी जी ने उसको वापस ले लिया, ये सीधी और सपाट बात है, क्योंकि जनता को स्वीकार्य नहीं था। अब आगे चलते हैं कि भाई ये अग्निवीर योजना पे है, अग्निवीर योजना पे तो हम गठबंधन अपने धर्म को निभाएंगे, और जो उचित होगा देश के लिए, जो देश की प्रगति के लिए उचित होगा, भारतीय जनता पार्टी उन कामों को आपने करने के कहा लिए राष्ट्र जानी जाती है। सर्वोपरि, अब आप कह रहे हो गठबंधन सर्वोपरि। अरे राष्ट्र सर्वोपरि सर, गठबंधन क्या, गठबंधन के लोग क्या राय मशविरा नहीं दे सकते हैं? क्या उनका अधिकार नहीं है? क्या नहीं, उनका स्वतंत्रता अधिकार नहीं है, लेकिन आपने अग्निवीर योजना कदम पीछे खींच सकते हैं आप, यानी सर ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन राष्ट्र के जो हित में होगा वही होगा। ठीक, राष्ट्र के हित में होगा वही होगा। उस्मानी साहब भी आ गए हमारे साथ। उस्मानी जी, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी आ रही है। तो क्या वाकई में अग्निवीर योजना का असर दिखाई दिया ग्राउंड जीरो पर चुनाव के वक्त, या फिर आप लोगों ने दुष्प्रचार किया? नहीं, एक अग्निवीर का ग्राउंड जीरो पर दिखाई पड़ा, क्योंकि जो है जो बच्चे पढ़ लिख करके बेरोजगार है, नौकरी की तलाश में है, अब उनको आप 3 साल और 4 साल की नौकरी दे करके उनकी जिंदगी बर्बाद करने का काम कर रहे हो, तो उसका असर दिखाई पड़ा है। और ये लोग सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। इस बात की क्या गारंटी जिन्होंने आपको वोट दिया ये वही थे युवा? नहीं, अभी तो चल रहा है ना, अभी ये फ्लोर पे इनका टेस्ट होगा। अब ये बहुमत सिद्ध करेंगे, अगर बहुमत नहीं सिद्ध कर पाएंगे ये, तो हमारी सरकार बनेगी। अभी तो बहुत संभावनाएं हैं। सिद्ध नहीं कर पाएंगे मतलब? ये सरकार नहीं चल पाएगी 5 साल, ये गिर जाएगी, बीच में ही गिर जाएगी। नहीं, ये बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएंगे, मैं समझा नहीं आपकी बात। ये अल्पमत की सरकार है, इनको बाहर से लोगों ने जो समर्थन दे रहे हैं, दूसरे दल, जो नायडू का, चंद्रबाबू नायडू जी का दल है, नीतीश कुमार जी का दल है, शिवसेना है, और तमाम ऐसे। तो सरकार आप बना लेंगे? हाँ, सरकार कैसे, जरा थोड़ा समझा पाएंगे? गठबंधन की सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी। और जब गठबंधन की सरकार बनेगी तो गठबंधन के नेताओं ने, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने और राहुल जी ने ये तय किया था कि हम ये योजना समाप्त कर देंगे। हाँ। और पूरी जैसे सर्विस होती थी पहले की तरीके से, उस तरीके से लागू करेंगे। और जो बच्चे जो बेरोजगार हैं उनको 1 लाख रुपए साल में दिया जाएगा। और जो औरतें घर में काम करती हैं, गरीबी मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीबी रेखा पे, उनको 1 लाख रुपए उन महिलाओं के खाते में जाएंगे, 85 रुपए साल में जाएंगे। अच्छा, और वो जो लखनऊ में लाइन लगा के खड़ी हुई थी वो लखनऊ में, अब आप बताइए ना कि हमने जो वादे किए हैं चुनाव में, जो वादे किए, सरकार बनाने के वादे किए ना। नहीं तो फिर राहुल जी ना आपकी अच्छी खासी पट रही है राहुल जी से, तो वहां जहां इनकी सरकार है राज्य की, वहां लागू करवा दीजिए। उस्मानी जी कैसी रही? लागू है। नहीं, 1 लाख रुपए मिल रहा है वहां। जी, वहाँ लागू है ये योजना। 1 लाख रुपए मिल रहा है वहां महिलाओं को। जो वादे वहाँ किए थे, हाँ मिल रहे हैं, वहाँ महिलाओं को पेंशन मिल रही है। 1 लाख रुपए मिल रहा है जी, 8,500 रुपए साल में उनको मिल रहा है। उस्मानी जी 1 लाख रुपए मिल रहा है वहां महिलाओं को। 8,500 रुपए महीने। 8.5 नहीं, आपने 1 लाख रुपए कहा खटाखट। हाँ, तो 1 लाख साल में मिल रहा है। तो वहां ना राहुल जी से इतना तो बोल सकते हैं ना सर अब आप, वहां राज्यों में करवाओ खटाखट। अन्य राज्यों में जैसे कहा, यहाँ वादा किया था कि हम पेंशन बहाल करेंगे, वहाँ पेंशन बहाल कर दी। वहाँ कहा था सिलेंडर हम सस्ता करेंगे, सिलेंडर सस्ता कर दिया जी, सस्ता कर दिया। हाँ। इनकी योजनाएं ही ये 1 लाख रुपए खटाखट कहाँ दे रहे हो राज्य? तो आज ये पैसा कहाँ से आएगा? एक मिनट उस्मानी साहब कह रहे हैं कि खटाखट दे रहे हो आप 1 लाख रुपए महिलाओं को। चावला जी का जवाब मैं देता हूँ। हाँ, ये केंद्र की योजना बनाई गई, स्टेट अच्छा। की योजना नहीं बनाई गई थी। ओके, इसे गलत इंटरप्रेट ना करें आप। हाँ ठीक है। ये केंद्र की योजना थी, और आपने अभी कहा, मुझे लगा कि आप ये कहेंगे कि हम एग्जाम्पल सेट करेंगे इस राज्य में ताकि एक नजीर बने और फिर हम उसे लागू करेंगे। एक मिनट चावला जी, आप बहुत अच्छे एंकर हैं और आपका जवाब नहीं, आप बायस नहीं होते हो। एक बात बताता हूँ कि अगर 8,500 रुपए के लिए महिला के जितने इंटरव्यू उन्होंने कहा था, हाँ गारंटी कार्ड था सरकार आने पे, और अगर 8,500 मांग रहे हैं तो मैं आपके माध्यम से मांगता हूँ 15 लाख रुपए मुझे दे दो। हाँ, 15 लाख रुपए मांगोगे, मुझे मालूम था आप यही कहोगे। बस मुझे मालूम था आप यही कहोगे, लेकिन आप 1 लाख का हिसाब नहीं दोगे कि खटाखट कब आएंगे। एक मिनट, मेरी सरकार आ जाती, मेरा जननायक प्रधानमंत्री आपकी सरकार है तमाम राज्यों में, वहां लागू करवाइए ना। नहीं, ये केंद्र की योजना थी। अच्छा, ये केंद्र की योजना थी, ठीक। प्रदीप जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर निपट गया आपके पास। कैसे पलटते हैं आप लोग?
नहीं नहीं, गलत पलटे नहीं है। वी आर नॉट ए पलटू राम। हाँ, गलत नहीं है, ये केंद्र की योजना थी। ठीक, प्रदीप जी जल्दी से जवाब दीजिए, निपुण जी आ रहा हूं आपके पास। अरे चावला साहब, देखिए क्या है कि राज भाई अभी इसी प्रोग्राम में बोले कि मैं भावनाओं पे जवाब देता हूँ। तो व्यक्ति जब भावनाओं के आंसू में बह जाता है ना, तो उसका कोई जवाब उसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। और वैसे भी देखिए कांग्रेस जो है, हम तो गंभीरता से आपके नेता को भी नहीं लेते हैं। ऐसा रहा है, हम तो प्रधानमंत्री को गंभीरता से नहीं लेते हैं भाई। आपकी यही बड़ी अगर किसी लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया, जो व्यक्ति 3,27,000 होना चाहिए आपके पास कि कम से कम जब कोई बोल रहा है तो उसका सम्मान करें। मैं बड़ा आपका सम्मान करता हूं, लेकिन जब से मैंने थोड़ा सा वो कम कर दिया, आपके बीच में नहीं बोलता हूं, आप झूठ बोलोगे। कौन सी आपको प्रचार प्रसार नहीं करने दूंगा। आप झूठ का प्रचार प्रसार करोगे, आपका नेता झूठ का प्रचार करेगा, करने नहीं दूंगा। अगर एक बात सुन लीजिएगा, अगर मैं राहुल जी की जगह होता तो प्रधानमंत्री जी को एक शब्द भी बोलने देता। आप झूठ बोलते हैं, कम से कम बोलना है ना। अभी किसी दिन आप जाएंगे इसी आदत के कारण बाहर। अगर कहीं आप बाहर मिल गए किसी को तो पिट जाएंगे आप। सबसे पहले देश के स्वास्थ्य विभाग का भविष्य आप लोग बिगाड़ रहे हो। आने वाले टाइम में देश को डॉक्टर नहीं मिलेंगे, शर्म करो। आपका नेता बीमार पड़ेगा, उसे इंजेक्शन लगाने वाले डॉक्टर नहीं मिलेंगे, आप बीमार पड़ोगे, आपको डॉक्टर नहीं मिलेंगे। क्या होगा? प्राणों की भीख मांगोगे। चावला साहब, राज जी प्लीज एक मिनट प्रदीप जी को बोलने दीजिए प्लीज। राज जी नहीं, चावला साहब बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूँ, ये क्या है? मतलब हम कितनी बार डिबेट कर चुके हैं, बार बार विनती करता हूँ कि सामने आपके अभिव्यक्ति के अधिकार का हम सम्मान करते हैं, और जब मैं बोलता हूँ तो आपको गलत लगती है तो कम से कम सुन तो लिया करिए। ये बीच में हमारा सम्मान न करो, आप देश के राज जी और राज जी प्रदीप जी प्लीज प्रदीप जी को, फिर निपुण जी के पास जा रहा हूं मैं। इन्हें झूठ नहीं बोलने दूंगा बस। एक मिनट सर, एक मिनट, आप जनता को तय करने दीजिए ना। देखिए पहले झूठ नहीं बोलने देंगे, आप बोले तो सच, बाकी कोई बोले तो जनता को तय करने दीजिए राज जी प्लीज। जनता तय कर लेगी ना। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो सत्ता उनके पास है, इसका मतलब जनता बेवकूफ है। जोर तोड़ के आ गई, पागल हो गए। कहां इन्हें सत्ता और मत की सरकार है। चावला साहब ये नहीं चलेगा। ये राज जी एक मिनट, राज जी आप इतने काबिल प्रवक्ता, एक मिनट, पीवी नरसिम्हा राव के पास कितनी सीटें थी जब उन्होंने सत्ता बनाई? ठीक है, हमें हमारी गलती होगी, गलती हो गई। और जब सत्ता पूरी की उन्होंने, तब मालूम है पूर्ण बहुमत था उनके पास। कैसे आया जरा बताइए, मैं पूछूं आपसे। मैं बता रहा हूं, एक बार झूठ बोला, पहले युवाओं से वोट मांगा, फिर पुलवामा में शहीदों को मरवा दिया, सर तब वोट ले लिया। प्लीज प्लीज राज जी, अब सिर्फ प्रदीप जी बोलेंगे। निपुण जी मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रदीप जी अपनी बात पूरी करिए। चावला साहब देखिए, ये जो इस तरह से ना ये सब चर्चा है, आपके चैनल पे बड़े अच्छे लोग मिलते हैं बात करने के लिए, लेकिन एक विनती है मेरी, मेरी भी अभिव्यक्ति का उतना ही अधिकार है जितना ये कांग्रेस वाले राज शर्मा जी का है। तो कम से कम आपके माध्यम से मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि आपको जब हजम नहीं होती है ना तो मत बोला करिए, शांत रहा करिए। हजम का क्या मतलब? पूरा एकदम ब्रेक हो जाता है बोलने का। क्या आपके माध्यम से मुद्दे पर आइए सर, बहुत गंभीर विषय है, आप लोग प्लीज मुद्दे की बात बोलो। राज जी मैं आपसे कहता हूं, मैं उनसे कुछ नहीं कहता हूं, किसी बात का जवाब नहीं दूंगा। राज मुद्दा है क्या? राज जी प्लीज, राज जी पूरी डिबेट को डिरेल कर रहे हैं आप। अरे मेरे भाई, इन्हें मुद्दे की बात तो बोलो, राज मुद्दा नहीं। चावला साहब आप एक बार प्रश्न फिर से दोहरा दीजिए, जो आप मुझसे उत्तर सुनना चाहते हैं, मैं उस पर जवाब दूंगा। ये बहुत ही माइंड को ये मतलब पेन है, ये पेन इन जिसको बोलते हैं ना, पेन। एक मिनट, ये अग्निवीर योजना, निपुण जी, फिर उसके बाद पूरा वक्त प्रदीप जी आपको दूंगा मैं। निपुण जी, बात तो यही हुई ना कि कम से कम चुनाव के बाद ही सही, लेकिन बात मुद्दों की हो रही है जी। नहीं देखिए भाई, अगर आप ये कह रहे हैं कि हम दबाव बना रहे हैं, जैसे गठबंधन के सहयोगियों को कहा जा रहा है कि ये ब्लैकमेल टाइप का कर रहे हैं, लेकिन बात तो मुद्दे की समीक्षा की। अगर इसमें गुरेज क्या है? वो तो सरकार भी तैयार है भाई, समीक्षा होनी चाहिए, और हर बात की होनी चाहिए समीक्षा, इसमें दिक्कत क्या है? बिल्कुल, देखिए तिलक जी, मैं खुद हरियाणा से हूँ, और हरियाणा जैसा आपने कहा कि कांग्रेस की 5 सीटें आई और भाजपा की 5 सीटें आई जी। निश्चित रूप से युवा नाराज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसमें मैं कहीं ना कहीं मानता हूं कि युवाओं को सही तरीके से लीड भी नहीं किया गया, समझाया भी नहीं गया। विपक्ष ने उसका नेगेटिव तरीके से प्रचार किया। सरकार अपना जिस मोटिव से लाई थी अग्निवीर योजना को, वो जो है पब्लिक को या युवाओं को ठीक से हैंडल नहीं कर पाई, समझा नहीं पाई। तो नेगेटिव प्रचार जेडीयू भी कर रहा है।
हाँ, अब देखिए गठबंधन सरकार बनी जैसे ही आपका एनडीए की, तो जदयू ने बात रखनी शुरू कर दी। चुनाव के दौरान तो मुझे सुनने को नहीं मिल रहा था जदयू का मामला कि अग्निवीर पर समीक्षा होनी चाहिए, उसका रिव्यू होना चाहिए। तो अगर ये पहले से बोलते आते, बहुत पहले से, तो मैं इस बात को मानता। दूसरी बात क्या था, देखिए सिंपल सी बात समझिए तिलक जी, सिंपल सी बात ये है कि कोई भी योजना आती है, किसी भी डिपार्टमेंट की हो, कोई भी नीति हो, उसकी समीक्षा होती ही होती है। और जब तक हमारे सामने समीक्षा होने के बाद में उसके बिंदु सामने ना आ जाए, जैसा आपने शहीद की बात कही, कोई भी व्यक्ति कहेगा कि शहीद तो होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति अगर एक दिन की जॉब है और देश के लिए वो शहीद होता है तो वो शहीद है, मृत्यु उसकी अगर होती है वो शहीद है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब एक बार समीक्षा हो जाए, रिपोर्ट क्या आती है, उसके बाद विचार कर लिया जाएगा। और मैं लास्ट एक बात जरूर कहूंगा कि बोलने का अधिकार सभी का है। राज जी, मैं भाई साहब को बोलना चाहूंगा, बड़े हैं, बड़े प्रबुद्ध भी है, मुझे लग भी अच्छे रहे हैं, मुंह से इनकी इतनी प्यारी है कि देखकर मन प्रसन्न हो जाता है, फौजी वाला कट इनका रहता है हमेशा। तो बोलने का अधिकार सबको देना चाहिए, सबकी बात सुननी चाहिए, इससे आपका भी विचार बढ़ेगा, कांग्रेस पार्टी का कद भी बढ़ेगा। 3 बार लगातार 15 साल हो जाएंगे कांग्रेस सत्ता से बाहर, ये अच्छी बात नहीं है। इसमें समीक्षा कांग्रेस को भी करनी चाहिए कि इस प्रकार से जब सुनेंगे तो सुनने की प्रवृत्ति से आपके विचार डेवलप होंगे। लेकिन निपुण जी एक बात बताइए, जैसे नीट वाला मामला सामने आया जी, है ना, अग्निवीर नीट, तो ये सीधा युवाओं को एड्रेस करता है। तिलक जी, मैं चाहे पेपर लीक का मामला हो या नीट का मामला हो, एनडीए का इसमें रोल हो, मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि सरकार को इस पे बहुत संजीदगी से, बहुत चिंता तरीके से विचार करना चाहिए। मैं मानता हूं हमारा 65% आज यूथ है तिलक जी, और अगर वो बच्चा जो 12th पास आउट करके आया है, वो बच्चा पहली बार में ही इस प्रकार से शिकार हो जाता है परीक्षा प्रणाली में, तो उसकी हताशा इतनी होती है, केवल उसकी हताशा नहीं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। अब सिर्फ प्रदीप जी का ऑडियो रहेगा, ये बहुत गंभीर विषय जो जिसका जिक्र कर रहे हैं, ये अग्निवीर योजना तक ही बात सीमित नहीं है प्रदीप जी, यहां पर जो बात है वो नीट के एग्जाम की भी बात है, मानते हैं ना प्रदीप जी, जहां युवाओं का भविष्य दांव पर लग जाता है। आप लोग तो चुनाव में नारे लगा के सब लोग निकल जाते हो। नहीं, निश्चित तौर पे इससे मना किसने किया है? तुरंत सुनवाई हो रही है, उसके विकल्पों के विचार हो रहे हैं। आप कल्पना करिए चावला साहब की पूर्ववर्ती सरकारों में अगर इस प्रकार की घटनाएं हुई तो उस पर क्या हुआ? नहीं सर, एक मिनट नहीं नाराज जी, 1 मिनट प्लीज, बहुत गंभीर विषय है, इस वक्त पूरा देश भी समझ रहा है इसको। नीट परीक्षा में सिर्फ मसला ग्रेस मार्क्स का है, धांधली हुई कि नहीं, पेपर लीक हुआ कि नहीं, और अगर पेपर लीक हुआ तो भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं? चावला साहब, अगर मैं अपनी पार्टी की तरफ से बोलूं तो निश्चित तौर पे ये बिना आग के धुआं तो होता नहीं है। हाँ? धुआं उड़ा है तो उसकी जांच होगी ही होगी, और जब तक सर जांच की बात कर रहे हैं आप, नीट की परीक्षा में बैठे 24 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया, नहीं, इसका कौन जिम्मेदार है? आप बताइए ना सर, कौन जिम्मेदार है इसकी जिम्मेदार तो वो जो परीक्षा कराने वाली एजेंसी है उस पे है, लेकिन क्या उस पे कार्रवाई करने सर एग्जाम सेंटर, गलत बोलूंगा तो टोकिएगा, इस वक्त युवा भी सुन रहे होंगे, एग्जाम सेंटर, कोचिंग सेंटर, क्या ये नेक्सस नहीं बन चुका था? पैसों का लेन देन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, पेपर दो चावला साहब, ये आपकी बातें मानी मैंने, लेकिन क्या इस पे जांच और कार्रवाई त्वरित हो रही है, उस पे काम हो रहा है, तो क्या उसमें अवरोध उत्पन्न किया जाना कहां की समझदारी है? आपको जांच बताऊं सर, मैं धर्मेंद्र प्रधान जी ने आज ही शिक्षा मंत्री का पद संभाला जी, उन्होंने शिक्षा मंत्री का पद संभालते ही तुरंत एनटीए को क्लीन चिट दे दी। मतलब शिक्षा मंत्री ने कहा कि पेपर लीक के सबूत है ही नहीं, पद संभालते ही जांच भी हो गई, आपने क्लीन चिट भी दे दी और फैसला भी सुना दिया। ये आपकी जांच, बोलिए आप। चावला साहब, ये इस तथ्य पे मैं जो है, अगर मुझे जानकारी नहीं है तो जबरदस्ती अपने आप को सही स्थापित करने के लिए नहीं बोलूंगा, इसमें मुझे स्वीकार नहीं बोलेंगे आप। 24 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया, आप कह रहे हैं मैं जुबान नहीं खोलूंगा? सर मैं ये कह रहा हूं कि मुझे जानकारी नहीं है अभी आपके लेटेस्ट खबरों की। मुद्दे की बात तो कुछ और थी, अगर बीच में ये आ गया, लेकिन मैं आपको आपके प्लेटफॉर्म से ये बता सर, ये आईएएस का एग्जाम तो मैं ले नहीं रहा आप लोगों का, ये नीट की परीक्षा सर समझिए बहुत गंभीर विषय है। अगर जो बात निपुण उठा रहे हैं तो अब इसमें ये तो है नहीं सर कि यही मुद्दा था, आप आम काट के खाएंगे या चूस के पिए लेंगे। मैं ये पूछने थोड़ा बैठा हूं सर आप लोगों से। चावला साहब, किसान वाले आंदोलन में बहुत बार सरकार ने उसको जस्टिफाई किया और बहुत बार विरोध भी हुआ उसका, लेकिन अंत में सरकार ने उसको पलटा कि नहीं पलटा? सर मैं नीट के एग्जाम की बात कर रहा था।
हाँ, तो नीट जब अगर ये सरकार, वर्तमान की सरकार पीछे में इस तरह के तो सर किस आधार पे आप लोग क्लीन चिट दे रहे हो? इसमें भी आप कह रहे हो जिम्मेदारी उनकी है और फिर क्लीन चिट भी दे रहे हो? नहीं, मैं क्या कह रहा हूं कि 4 बार सरकार ने डिफेंड किया और फिर उसके बाद उसको पलट दिया। सर मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रख रहा हूं। बिहार में पेपर लीक का आरोप लगा, एनटीए ने इनकार किया। माधोपुर राजस्थान में हिंदी मीडियम के छात्रों को अंग्रेजी मीडियम का पेपर दे दिया गया। छात्रों ने बाहर निकलकर, सेंटर से बाहर निकलकर अपना विरोध किया कि नहीं किया? फिर रिजल्ट में इतनी जल्दबाजी क्यों हुई? 14 जून को रिजल्ट आना था, 4 जून को रिजल्ट आया, मतलब 4 जून को ही रिजल्ट आ गया। अब यहां पर कहा जा रहा है एक निष्पक्ष जांच करवाने के लिए कम से कम कमेटी का गठन करिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। क्या आप लोग उसके लिए तैयार हैं? क्या हुआ प्रदीप जी? चावला साहब देखिए, सरकार आपके इन कड़े प्रश्नों को अगर मैं एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखूं तो सरकार कभी ऐसी एरोगेंसी वाली काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करती है, जो कि एक बार कह दिया तो वो लक्ष्मण की रेखा हो गई। अभी बहुत सारी, मैं एक तथ्य बनाना चाह रहा हूं कि जब किसान आंदोलन हो रहे थे और किसानों पे 3 कानून आए थे तो उस पर कई बार सरकार ने उसका बचाव किया, कई बार आमंत्रित किया, लेकिन अंत तक उसको बदला कि नहीं बदला। आप नीट की वाली बात करो, आप सवाल घुमा रहे हो, आप सवाल घुमा गए प्रदीप जी। घुमा नहीं गया चावला साहब। मैं ये कह रहा हूं कि जब पीछे आप बताइए किसी की जब एनालिसिस होती है तो उसका पास्ट रिकॉर्ड चेक किया जाता है कि नहीं किया जाता है? अरे भैया क्या कह रहे हो आप? चले जाओ, पात्रा को भेज दो, यहाँ संदीप पात्रा को भेज दो। चावला साहब, मैं आपके सवालों पे यही कह रहा हूं कि सरकार इस पे मूक बधिर नहीं है पूर्ववर्ती सरकारों की तरह से कि एकदम बना दिया, इमरजेंसी लग गई तो लग गई। सर बच्चों का साल अगर बर्बाद हो जाए, उनका भविष्य दांव पर लग जाए और आप क्लीन चिट दे दें कि कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर यहां सवाल खड़ा होता है। मैं गलत तो नहीं कह रहा अध्यापक महोदय, निपुण जी? नहीं, बिल्कुल सही बात है। और देखिए, मैं सिंपल कहूंगा जांच होनी चाहिए। राज जी 10 सेकंड आपके प्लीज, वक्त खत्म हो गया। बस मैं कहता हूं कि अभी प्रदीप भाई भी बीजेपी के नेता कोई जवाब नहीं दे पाए, इनके पास कोई जवाब नहीं होता। खैर, इन बातों को हमें चाहिए नहीं। मैं चावला जी आपके आगे नतमस्तक होता हूं, आप ऐसे सवालों को उठाते हो, आपके कारण नीट के लोगों का भविष्य बच जाएगा। और नुपुर भाई से रिस्पेक्टफुली कहना चाहता हूं, आप टीचर हो, आई लव टीचर फ्रॉम ए कोर ऑफ माई हार्ट, क्योंकि मेरी वाइफ प्रेसिडेंट अवार्डी टीचर है। पेंशन के लिए विरोध मत करा करो, यही मेरा है। और अग्निवीर समाप्त आप लोगों के किसी के यहाँ पीछे से हॉर्न बजा गाड़ी का, मेरा भी हॉर्न बज रहा है लगातार मेरे सहयोगियों का कि आप कार्यक्रम। हाँ प्रदीप जी जल्दी से। देखिए सुनिए, ये नीट का एग्जाम पुनः हो रहा है। ये शायद खबर आपने एक बार भी बताई, केवल यही बच्चों का जो ग्रेस मार्क वाली बात थी, गया है। और मैं पूरा कर दूं प्रदीप जी, आप कह रहे हो 1563 छात्र हैं, 1563। थैंक यू सो मच। वक्त इजाजत नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। उस्मानी जी माफी चाहूंगा, आना चाह रहा था, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। थैंक यू सो मच। निपुण जी आपका भी, प्रदीप जी आपका भी और राज जी आपका भी। तो मुद्दों की लड़ाई अग्निवीर पर आई। अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या। योजना अगर देश के हित में है तो जारी रहनी चाहिए, इसमें भी कोई गुरेज नहीं है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।